Wayne ever think what it's like to be someone like me? To be somebody but themselves? They don't. They think that we'll just sit there and take it like good little boys, that we won't werewolf and go wild. You finished? I mean, there's so much self-pity, Arthur. You sound like you're making excuses for killing those young men. Not everybody, and I'll tell you this, not everyone is awful. You're awful, Murray. Me? I'm awful? Oh yeah, how am I awful? अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है जुल्करनैन और आज मैं एक और मूवी की रिव्यू लेकर आया हूँ, जोकर फुलिया एदू या फिर जोकर 2 भी कह सकते हो। तो जोकर 2 डायरेक्ट की है टॉड फिलिप्स ने, जो कि जोकर 1 के डायरेक्टर भी रह चुके हैं, जो कि आई थी 2019 में, और ये जोकर 1 का डायरेक्ट सीक्वल है। अब मैं इस मूवी से भी जोकर 1 वाली फीलिंग्स ही एक्सपेक्ट कर रहा था, जिस तरह जोकर 1 ने जोकर का एक न्यू साइड हमें दिखाया था सिनेमा के अंदर, और उसकी एक ओरिजिन स्टोरी दिखाई थी जो कि डिफरेंट है और बहुत ही इम्पैक्टफुल लगा था वो। मैंने मूवी 5 से 6 मरतबा देखी हुई है। अब मैं सीक्वल से भी वही सब चीज़ें एक्सपेक्ट करके गया था एंड ये मूवी मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगी। चलो मैं बताता हूँ कि क्यों। तो मूवी की स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी, एक लूनी टून स्टाइल एपिसोड से शुरू होती है, जिसमें हम आर्थर और जोकर के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को देखते हैं, कि जिसमें आर्थर जो है वो समहाउ जोकर की वजह से इस क्राइम के लिए फ्रेम हो जाता है। इस एपिसोड के अंदर इस तरह दिखाते हैं, अब जैसे लूनी टून्स की अगर आपने एपिसोड देखे हो तो उसमें 2 कैरेक्टर्स के बीच में हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जाता था ना, तो इसी तरह ये आर्थर और जोकर की ड्युअलिटी को हमें दिखाता है ये एपिसोड। तो लूनी टून्स एपिसोड के बाद हम शिफ्ट करते हैं जेल में, जहां हम आर्थर को देखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो काफ़ी बदल चुका है, वो बिल्कुल चुप है और ना वो किसी चीज़ पे रिएक्ट कर रहा है, जैसे उसने जो कुछ भी किया उसको एक्सेप्ट कर लिया हो। उसकी आंखों में बस एक उदासी रहती है और बस एक कंफर्ट रहता है। आई थिंक मुझे ऐसा लगा, ये मुझे काफ़ी इम्पैक्टफुल लगा, क्योंकि यहाँ हमें आर्थर का एक डायमेंशन दिखाया जाता है, एक बंदा जो अपने एक्शन से थक चुका हो और अब बस मानो कि वो अपनी किस्मत को कबूल कर रहा हो। फिर हार्ली क्विन की जब एंट्री होती है तो यहाँ से आर्थर की स्टोरी एक नया मोड़ ले लेती है। हार्ली के असर से आर्थर पर बहुत स्ट्रॉन्ग एक इन्फ्लुएंस हो जाता है, जिसकी वजह से वो मे बी दोबारा एक न्यू लाइफ स्टार्ट करने के बारे में या प्रिजन से एस्केप करने के बारे में सोचने लगता है। एक मोटिवेशन आ जाती है उसके अंदर हार्ली क्विन को देकर, उसके लव में पढ़कर। तो उसके अंदर ये रिडेम्पशन शुरू हो जाती है हार्ली के इन्फ्लुएंस की वजह से, और आर्थर कुछ करने लगता है। ये इंटरेस्टिंग तो बहुत था, लेकिन ये थोड़ा और बेहतरीन तरीके से दिखाया जा सकता था। अब कोर्ट रूम ड्रामा वाले एस्पेक्ट की बात करते हैं, जो काफ़ी रिव्यूअर्स कह रहे हैं कि कोर्ट रूम ड्रामा है मूवी या म्यूजिकल है, वी डोंट नो। अभी म्यूजिकल के बारे में भी बात करेंगे। तो कोर्ट रूम सीन्स जब देखे मैंने तो काफ़ी मुझे अजीब तो लगे, बट इंटरेस्टिंग थे। आर्थर कोर्ट रूम में फिजिकली तो मौजूद होता था, लेकिन दिमाग से वो कहीं और ही हार्ली के साथ अपनी म्यूजिकल फैंटेसीज में हुआ करता था। तो ये मुझे ऑफ सा लगा, क्योंकि मुझे लगा कि यार म्यूजिकल्स नहीं होते ना, तो हम इसी कोर्ट रूम के सीन्स को थोड़ा और बेहतरीन तरीके से देखते हैं। इवन हार्ली के जो सीन्स जो आर्थर अपने माइंड के अंदर सोच रहा था, वो भी अगर विदाउट म्यूजिकल्स हमें दिखाए जाते तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहता। अच्छा, म्यूजिकल्स की बात आई तो मैं एक पॉइंट मेंशन करना चाहूँगा कि यार इस मूवी के अंदर एक डायलॉग है जो लिनियर तौर पे चल रहा है, और हमें उस सीन में एंगेजमेंट भी हो चुकी है। हम उस सीन में टिके हुए कि यार अब आर्थर से जो सवाल हो रहा है वो उसका जवाब क्या देगा ना। अब हम जवाब एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, हम डायलॉग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन क्या वो गाना शुरू कर देता है। तो ये अचानक से सीन का जो एक मूड था ना, वो ब्रेक कर रही थी ये म्यूजिकल सॉन्ग्स की जो मोमेंट्स थी। अगर म्यूजिकल्स नहीं होते तो हम इसकी होपलेसनेस को थोड़ा और तरीके से देख पाते। तो इस मूवी के एंड आते आते आर्थर अपनी क्राइम्स को फाइनली एक्सेप्ट कर लेता है बेजार होके, मेरे हिसाब से जो मुझे लगा। आर्थर अपनी क्राइम्स को और अपनी किलिंग्स को एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू से इस मूवी में दिखाया गया कि यार स्प्लिट पर्सनैलिटी है, जोकर ने किया है, आर्थर उस टाइम मौजूद नहीं था, ब्लैकआउट्स हो गए थे। लेकिन एंड में आर्थर ने इन सब चीज़ों को डिनाई करते हुए कहा कि नहीं, जो भी मर्डर्स किए, जिन 6 लोगों को मारा गया, वो मैंने ही मारा था, आर्थर नहीं मारा था, जोकर ने नहीं मारा था। और अगर आप पूरी पिछली मूवी को उठाकर देखो तो उसके अंदर बाकायदा यही दिखाया है कि आर्थर ने जब जब किल किए ना, हमेशा अपने पर्सनली जो वो हर्ट हुआ है उस बंदे से, उसकी बेस पर किए। आर्थर को जिसने पर्सनली हेट किया है, आर्थर ने उसी को मारा है। ये बात इस चीज को साबित कर देती है कि भाई जो मर्डर्स किए आर्थर ने विलिंगली खुद किए, अपने पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो उसको सामने वाले बंदे से था। तो यार इससे ये पता चलता है कि आर्थर की लाइफ ट्रेजेडी है, क्योंकि हार्ली क्विन भी उसको इस कन्फेशन के बाद छोड़कर चली जाती है।
बेचारा अकेला रह जाता है। आर्थर की ज़िंदगी वाकई एक ट्रेजेडी है, एक ऐसी ट्रेजेडी जिसको किसी भी तरह हैप्पी एंडिंग तो नहीं मिल सकती। चले मैं मूवी के पॉजिटिव्स के बारे में भी बात कर लेता हूँ। सिनेमाटोग्राफी मुझे बेहतरीन लगी इस मूवी की एज फर्स्ट फिल्म। ये हमेशा की तरह आर्ट पीस की तरह प्रेजेंट किए गए। इवन म्यूजिकल मूवमेंट्स बहुत बहुत ब्यूटीफुली डायरेक्टेड किए गए थे और सिनेमाटोग्राफ किए गए थे। फ्रेमिंग और विजुअल्स एक आर्ट पीस की तरह लग रहे थे। ये फिल्म की सबसे स्ट्रॉन्ग क्वालिटी थी मेरे ख्याल से। सिनेमाटोग्राफी वॉज बैड एस, सिनेमाटोग्राफी वॉज वेरी ब्यूटीफुल। तो अब बात कर लेते हैं इसकी म्यूजिकल सीक्वेंसेस की और कैसे वो अफेक्ट कर रही थी मूवी देखने का एक्सपीरियंस ना। तो म्यूजिकल सीक्वेंसेस इस मूवी के अंदर हैं थ्रू आउट द मूवी, इन बिटवीन डायलॉग्स, ठीक है, सीन्स के बीच में कोई इंटेंस सीन चल रहा है, गाना आ जाएगा, ठीक है। तो जो म्यूजिकल सीक्वेंसेस थी ना, इन्होंने कहानी को थोड़ा सा ड्रैग कर दिया था मेरे ख्याल से। इसमें ये होता था कि यार कोई डायलॉग चल रहा है और बीच में कैरेक्टर्स हमारे गाना गाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से ना जो सीन है उसका और कहानी का फ्लो डिस्टर्ब हो गया मेरे हिसाब से। तो कई बार मुझे इन गानों के दौरान ना लिटरली नींद आने वाली थी, लेकिन फिर मैंने अपने आप को जगाया। तो इसकी वजह से पेसिंग स्लो हो गई थी, जिसकी वजह से ना मूवी ऐसा लग रहा था कि कभी खत्म ही नहीं होगी, खत्म ही नहीं होगी दे रही। तो मैं यही सोच रहा था कि यार ये म्यूजिकल सीक्वेंसेस जो है ना, अगर नहीं होती तो मूवी काफ़ी अच्छी पेसिंग पे चलती और इंगेज रखती ऑडियंस को। तो मुझे लगता है कि इन म्यूजिकल सीक्वेंसेस ने ना इस मूवी की ऑडियंस को थोड़ा सा खो दिया। आर्थर की जो डेथ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। आई वॉन्ट यू फॉर द स्पॉयलर्स। तो आखिर में आर्थर मर जाता है। ये मुझे वाकई में बहुत बेबस लगी इसकी डेथ। और एक प्रिजनर जो आर्थर को आइडल मानता था, उसने बस डिसअपॉइंट होकर इसको मार दिया। आर्थर का यूं बिना किसी पर्पस के मर जाना बहुत ही ज़्यादा ट्रैजिक था और हार्ट ब्रेकिंग था। इवन दो मुझे सिनेमा के अंदर ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ आर्थर के लिए, लेकिन जब मैं घर आके उस सीन को दोबारा सोचता हूँ तो लिटरली मुझे अंदर से दुख होता है यार आर्थर के लिए। और वॉकिन फीनिक्स की जो एक्सप्रेशंस थे, जो एंडिंग के अंदर उसका जो फेस एक्सप्रेशन था, उसने तो अब मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ तो इट्स लिटरली वेरी इमोशनल। तो उसी प्रिजनर की मैं बात करूँ तो एंड में हमें थोड़ा सा इन्होंने टीज दिया है कि भाई प्रिजनर में वो जो आर्थर को मल्टीपल टाइम स्टैप करके मारता है बंदा, वो रियल जोकर हो सकता है, कॉमिक्स वाला साइकोटिक जोकर जो है। ये तो हमें बहुत ही एक ठंडा और ट्रैजिक जोकर दिखाया है, बहुत ही मिजरेबल जोकर है ये। तो ये ट्विस्ट शायद कॉमिक फैंस को पसंद आया और वही अपने वो स्कार्स जो लगाता है, हीथ लेजर वाली वाइब आती है, तो वो अच्छा लगेगा आपको। लेकिन वो सब कुछ बैकग्राउंड में हो रहा होता है और सिंस ये मूवी आगे सीक्वल्स में जाएगी नहीं तो इसका कुछ फायदा नहीं है। तो मैं एक और पॉइंट यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि टॉड फिलिप्स ने आई थिंक के जॉनरस को मिक्स करने की कोशिश करी है यहाँ पर ना। अब ये मूवी मुझे बहुत सारे टाइम्स पे सेल्फ अवेयर लगती नहीं है। अब ये क्या बनना चाह रही है मुझे ये समझ नहीं आ रहा था। स्टार्टिंग ये ऐसी करती है कि जैसे ये एक डार्क थ्रिलर होगी, जैसे जोकर 1 थी, जोकर वाली वाइब को लेके चलेगी। फिर जब ये गाना शुरू करते हैं तो फिर ये म्यूजिकल वाले जॉनर की तरफ मूव कर जाती है कि भाई ये पूरी एक म्यूजिकल रहेगी और मूवी अपने थीम्स को, अपनी स्टोरी टेलिंग को म्यूजिकल्स के थ्रू हमें बताएगी। फिर एकदम से कोर्ट रूम ड्रामा शुरू हो जाता है, वो भी इतना सीरियस, और इतने सीरियस कोर्ट रूम ड्रामा के बीच में, इतने एंगेजिंग ड्रामा के बीच में एकदम से गाना गाना शुरू कर देते हैं। तो दैट्स नॉट व्हाट वाज वर्किंग फॉर मी इन द सिनेमा। मेरा ध्यान हट रहा था इस वजह से सीन से। तो बस यही कहूंगा कि ये मल्टी जॉनरा बनाने की कोशिश की गई है। आई नो टॉड फिलिप्स या फिल्म मेकर्स एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, बट स्टिल ये काम नहीं किया। अब पता नहीं इन लोगों को लग रहा था कि ये शायद वर्क कर जाए ऑडियंस के ऊपर, बट ना। और राइटिंग में भी थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम लगा, बिकॉज यहाँ हार्ली क्विन की तो राइटिंग समझो कुछ थी ही नहीं। उसका स्क्रीन टाइम जो था उसमें भी वो 4 डायलॉग बोलती है बस, और वो भी कुछ इतना इम्पैक्टफुल नहीं होता है हार्ली के कैरेक्टर के लिए ना। बस हमें ये पता चल जाता है कि उसने अपने पेरेंट्स को कैसे मारा, अपने मॉम के पेरेंट्स के घर को आग लगाई और ये सब ना। तो हार्ली क्विन तो मेरे लिए इम्पैक्टफुल नहीं थी। मार्गरेट रॉबी जल्दी ओजी हार्ली क्विन। तो मूवी अपनी पहचान से थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं थी, इसी वजह से आर्थर की जर्नी ना थोड़ी सी इम्पैक्टफुल नहीं लग पाई जितनी हो सकती थी। क्योंकि जोकर 1 आपने अगर देखी है तो ऑब्वियस सी बात है वो कितनी बेहतरीन थी। वॉकिन फीनिक्स ने इस मूवी को कैरी किया है। अगर वॉकिन फीनिक्स नहीं होता तो शायद ये मूवी और भी बुरी होती। तो ये काफी बेहतर सीक्वल साबित होती। ये एक सीक्वल था, एक मिसअंडरस्टूड सीक्वल कह सकते हो। और आई थिंक उन मूवीज में से है जो आगे जाके अगर लोग इसका थोड़ा डीप मीनिंग थोड़ा सा एनालाइज करेंगे ना, तो ये मूवी आगे जाके लोग फिर पसंद भी करेंगे। मे बी अगर लोगों को थीम इसकी रियलाइज हो गई तो। मैं समझ गया था इन्होंने किया क्या है, लेकिन स्टिल ये म्यूजिकल्स वगैरह ना मूवी के जो एक स्ट्रेट लाइन में चल रही होती है ना मूवी, उसको फ्लो को ख़राब कर देते हैं। तो एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि आर्थर की जो इसमें लाइफ दिखाई है, जो ट्रैजिक जोकर की लाइफ दिखाई है, वो एक्चुअली में एक ट्रेजिडी जो कि कॉमेडी बन के रह गई। तो
ये था मेरा जोकर 2 का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, और अगर आप मेरे रिव्यू से एग्री करते हो लेट मी नो एज वेल। मैं चाहता था ये मूवी बहुत अच्छी निकल के आए क्योंकि मैं बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ देखने गया था। मे बी आई वॉज रॉन्ग, कोई बात नहीं, बैड मूवीज आती रहती हैं। और अब जो DCU की स्टार्ट हो रही है सुपरमैन से, होपफुली दे आर गोना डिलीवर। और जो जोकर अभी मैट रीव्स के यूनिवर्स में बैरी क्यूगन को इंट्रोड्यूस कराया है इन्होंने, होपफुली इस जोकर को भी अच्छे तरीके से यूटिलाइज करेंगे, अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे, राइट करेंगे। ओवरऑल वॉकिन फिनिक्स की परफॉर्मेंस को मैं 10 आउट ऑफ 10 दूंगा, बिकॉज उस बंदे ने अपनी कंसिस्टेंसी को बिल्कुल भी कम नहीं किया। लेडी गागा की परफॉर्मेंस नो, बेकार बिल्कुल। और दूसरा जो सॉन्ग इसमें यूज किए गए फ्रैंक सिनाट्रा के, मुझे बहुत पसंद आया। वो जो थीम सेट करते हैं ना, उससे बेहतर कोई नहीं करता, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। दैट्स लाइफ।